टीचिंग मित्रा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मैं उपस्थित हूँ आज के एक और नए सेशन को लेके। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आज का हमारा जो टॉपिक है वो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आज के सेट में लिया हूँ। ऑनलाइन एग्ज़ाम जो दिसंबर 2021 में हुए थे, उसके आज का 4 जनवरी के शिफ्ट का यह क्वेश्चन है। आज का हमारा सेट नंबर 13 है। इससे पहले हम 12 सेट सीडीपी का करवा चुके हैं। इसके अलावे मैथ, ईवीएस के भी हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। साथ ही साथ सीडीपी का कंप्लीट क्लास का भी हम 4 वीडियो अभी तक अपलोड कर चुके हैं, जो कि आपको आपकी जो एग्ज़ाम होनी है सीटेट दिसंबर 2022 में, इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण हमारा वह वीडियो होने वाला है। आप हमारे यूट्यूब के चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर पिछली सभी वीडियो को आप देख सकते हैं, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ ही साथ आप हमारे इस क्लास को भी देख सकते हैं, और इसके अलावे मैं सभी क्लास का वीडियो धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूं। आपको धीरे धीरे अभी से एग्ज़ाम तक मैं सभी क्लास का वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और साथ ही साथ प्रत्येक चैप्टर जब ख़त्म होगा तो उसका जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा वो भी मैं करवाते चलूँगा। तो आप हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहेगी। और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। जो भी आपके दोस्त टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी में आप एक बार शेयर कर दें, और अच्छा लगता हो तो हमारे इस सेशन को आप लाइक ज़रूर करें, और एक कमेंट करके आप हमें ज़रूर बता दें कि यह सेशन आपको कैसा लगता है। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। आज का जो पहला सवाल है, पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल ग्रॉस मोटर स्किल का उपयोग का एक उदाहरण है? विकास जो है वो ग्रॉस टू फाइन की ओर जाता है, ग्रॉस टू फाइन जाता है। एक होता है ग्रॉस मोटर स्किल, और एक होता है फाइन मोटर स्किल। अब पहले इस दोनों के बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो ग्रॉस मोटर स्किल अर्थात सामान्य क्रियाएं इसके अंतर्गत आता है। अब सामान्य क्रिया से तात्पर्य है कि जो क्रिया पूरी बॉडी से किया जाता हो, जैसे कि तैरना, दौड़ना, चलना, कूदना, यह सभी जो क्रियाएं हैं यह सभी सामान्य क्रियाएं हैं। लेकिन फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आता है पेंसिल पकड़ना, उसके अलावे आता है सुई में धागा या मोती लगाना। इसके अलावे आता है पेंसिल पकड़ना तो मैं बता दिया, बटन लगाना, आईलाइनर लगाना। उसके बाद आता है किताब
के पन्ने उलटना, अर्थात हाथों के उंगलियों के द्वारा जो सूक्ष्म क्रिया किया जाता है उसी को बोला जाता है यहाँ पे फाइन मोटर स्किल। तो अब आपको जो ऑप्शन दिया है, एक पैर पर संतुलन करना, एक मटर को उंगलियों से दबाना, किताब के पन्ने को पलटना, पेंसिल पकड़ना, ये तीनों जो है ये तीनों है फाइन मोटर स्किल। और यहाँ पे आपका जो ग्रॉस मोटर स्किल है वो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे उत्तर होगा। अब अगला जो प्रश्न है उसको हम देखते हैं, विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है? विकासात्मक परिवर्तन जो है वो किसका परिणाम है? तो डेवलपमेंट अर्थात विकास, विकास जो होता है वो आनुवांशिकता तथा पर्यावरण दोनों का गुणनफल होता है, अर्थात डेवलपमेंट डी बराबर होता है HE हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंटल। यदि आपको इस दोनों में से कोई भी एक जीरो हो जाता है, यदि आपका कोई एक शून्य हो जाएगा तो आपका डेवलपमेंट जीरो हो जाता है। यदि यहाँ पे H जीरो हो जाएगा तो डेवलपमेंट आपका जीरो हो जाएगा। या फिर दूसरे केस में यदि आपका पर्यावरण जीरो हो जाता है तो फिर भी डेवलपमेंट आपका जीरो हो जाता है, अर्थात किसी एक के बिना बच्चे का विकास संभव नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन है यहाँ पे आनुवांशिकता और पर्यावरण परिस्थिति का अनूठा संयोजन है, किसी व्यक्ति का केवल आनुवांशिक ढांचा है, ये गलत है, नहीं होगा। केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारक है, ये भी नहीं होगा, ना तो वंशानुगत और ना ही पर्यावरणीय कारक। आपका ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर होना है। अब चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 2 से 6 वर्ष की अवधि, 2 से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है? तो हम यहाँ पे आपको बताते हैं पहले कि पूरा जो अवस्था होता है बच्चे के विकास की वो कितनी होती है। तो पहली अवस्था जो होता है वो होता है प्रीनेटल, प्रसव पूर्व अवस्था। दूसरा जो अवस्था है यहाँ पे वो है शैशवा अवस्था। उसके बाद तीसरा जो है वो है पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। अगला जो है वो है उत्तर बाल्यावस्था। और अगला जो है वो है किशोरावस्था, किशोरावस्था। यह दोनों जो है यह बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है। यह जो होता है यह गर्भ के अंतर्गत होता है 9 महीने। उसके बाद ये होता है 0, जन्म के बाद से 0 to 2 वर्ष। और यह होता है 2 से 6 वर्ष। और यह होता है 6 से 11 वर्ष। किशोरावस्था होता है 11 से 12 से 18 वर्ष की। तो अब आपको आपके प्रश्नों का आंसर यहाँ पे मिल गया होगा। 2 से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है? तो 2 से 6 वर्ष की अवधि को पूर्व बाल्यावस्था अर्थात प्रारंभिक बाल्यावस्था कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, इसमें कथन और कारक 2 दिए गए हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें कथन और कारक में क्या कह रहा है। शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है जो वो देखते हैं, जैसे कि आजकल मोटू पतलू काफ़ी चलता है। इसके बाद है बच्चे का जो वो डांस होता है वो भी काफ़ी चलता है। तो यह सब जो रियलिटी टीवी शो है
जो कि बच्चे उस पर ज़्यादा आकर्षित होते हैं और ज़्यादा देखते हैं। अब है कि इन दिनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। मीडिया से तात्पर्य है टीवी शो, मोबाइल और भी जो तरह तरह के इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया हैं, इस सभी के द्वारा भी बच्चे का समाजीकरण हो रहा है। तो यहाँ पर आपका जो दिया है कि कथन ए और कारक ए, तो देखते हैं क्या कहता है कि ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। अब दूसरा ऑप्शन कहता है कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ए सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। और अगला है ए और आर दोनों गलत है। तो यहाँ तो दोनों ऑप्शन सही है, क्योंकि शहरों में बच्चों का जो बहुत सारा रियलिटी टीवी शो होता है वो बच्चे देखते हैं और इससे बच्चे सीखते हैं, अर्थात उसका समाजीकरण होता है। तो ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। अब अगला देखते हैं क्या है। एक बार सेशन को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। और यह वीडियो आपको कैसा लगता है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब है कि पियाजे द्वारा अधिगम की सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण हैं। तो अधिगम को सुगम बनाने के लिए कौन सा कारक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो शिक्षक की गतिशीलता, विविध सामग्रियों का प्रावधान, मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्वलन सुनिश्चित करना। तो यहाँ पर जो है वो कौन सी सही है। तो शिक्षक की गतिशीलता ये भी सही है, विविध सामग्रियों का प्रावधान करना इससे भी बच्चे का विकास होगा, मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना ये भी सही है। और पुनर्वलन जो है सकारात्मक या फिर नकारात्मक ये सुनिश्चित करके जो है सो पियाजे के द्वारा ऐसा नहीं बताया गया है। तो यहाँ पे आपका जो होगा 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी, आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आंसर होगा। अब है किन स्तरों पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टि होता है और वे मानते हैं कि पेड़ पौधे, चलते हुए बादल और लुढ़कते हुए पत्थरों की मंशाएं और इरादाएं हो सकती है। तो मैंने आपको बता दिया है, पहले भी कई वीडियो में मैं चर्चा किया हूं और क्लास के जो वीडियो है उसमें भी मैं बताया हूं जीववाद, जिसको कि सजीववाद भी बोला जाता है। तो सजीववाद वह है जिसमें जब बच्चा जो है वह यह समझता है कि उसके पास जो खिलौना है या फिर उसके पास जो गुड़िया है उसको वो खाना खिलाता है और उसे गिरने नहीं देता है, क्योंकि वह समझता है कि इसमें भी जान है। यदि यह गिर जाएगा तो फिर वो क्षतिग्रस्त हो जाएगा, वो रोने लगेगा। तो इस तरह की जो अवधारणा है, इस तरह की अवधारणा को कहा जाता है सजीववाद या जीववाद। और वो ये सोचते हैं कि जैसे कि यदि वो गाड़ी से यात्रा कर रहे हैं, बस से चल रहे हैं, तो उसे ये पता चलता है कि सभी जो है पेड़ पौधे हमारे साथ तेजी से चल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर जो आपका होगा वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगा। बच्चा जब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में रहता है तो उस समय बच्चे 2 से 6 वर्ष की अवस्था में बच्चे में जीववाद की जो है सो भावनाएं रहती है। यह जो है सो पियाजे के 4 स्टेजेस बताए गए हैं। पहला है इंद्रिय गामक, दूसरा स्टेज है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा स्टेज है मूर्त संक्रियात्मक और चौथा स्टेज जो है वो है
अमूर्त संक्रियात्मक। यह 11+ एज के लिए है और यह है 7 से 11 वर्ष तक के लिए। यह है 2 से 6 वर्ष के बच्चे इस अवस्था में रहते हैं और यह 0 to 2 वर्ष के बच्चे इस अवस्था में रहते हैं। इंद्रिय गामक अवस्था में बच्चे जन्म लेते हैं और धीरे धीरे उसका विकास काफ़ी तेज़ी से होता है और वह चलना, लुढ़कना, कूकना, 2-4 शब्द बोलना इस अवस्था में वह सीखता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में उसका समाजीकरण काफ़ी तेज़ी से होता है और उसका भाषा का विकास भी काफ़ी तेज़ी से होता है। लेकिन लॉजिक जो आता है, लॉजिक वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है और यह जो है सो यह फ्री गैंग एज भी है, स्कूल एज भी इसी अवस्था को कहा जाता है। उसके बाद अमूर्त संक्रियात्मक, यह जो अवस्था होती है इसमें बच्चे में लॉजिक काफ़ी आ जाता है और वह अमूर्त चीज़ों के बारे में सोचना प्रारंभ करता है। तो यहाँ पे आप समझ गए कि जीववाद जो होता है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, जब बच्चा 2 से 6 वर्ष की अवस्था में रहता है। अब अगला है, इसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि भाषा, उसके बाद समाज और संस्कृति, इस 3 चीज़ की बात जहाँ भी हो वहाँ पे वाइगोत्स्की महोदय होते हैं। वाइगोत्स्की महोदय होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आंसर होगा। आगे आपको देखने की ज़रूरत है ही नहीं। यहाँ पे जो संज्ञानात्मक विकास भाषा के द्वारा होता है वो वाइगोत्स्की महोदय के द्वारा बताए गए हैं कि सामाजिक, संस्कृति और भाषा, इस तीनों के द्वारा बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है। इसके अलावा उन्होंने एक ZPD के बारे में बताए हैं कि संभावित विकास का क्षेत्र के अंतर्गत बच्चे को यदि कहीं पे वो अटक रहा है और उसे कोई हेल्प दे दिया जाता है, उसे मचान या पार कहा जाता है उस हेल्प को, और इसके सहायता से भी बच्चा जो है सो सीखता है। उसे हेल्प जो दिया जाता है, अर्थात कोई बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है और उसे वो बार बार गिर जा रहा है, लेकिन यदि उसे किसी के द्वारा यदि धक्का दिया जा रहा है और वह पकड़ लिया जा रहा है और वह गिरने से बच जाता है और साइकिल सीख लेता है, यह जो हेल्प उसे मिला वो मचान या पार कहलाता है। अब है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं। तो प्रतियोगिता के द्वारा, साथियों से बातचीत करके, पुरस्कार के लिए प्रयास और दंड से बचकर, उद्दीपन, प्रतिक्रिया, अनुबंध करके। तो यहाँ होगा साथी, पीयर ग्रुप अर्थात साथी समूह जो है सो समाजीकरण का द्वितीयक जो है सो स्तंभ है, साथी समूह। इसके द्वारा बच्चे सीखते हैं क्योंकि बच्चा SCL, समाज, संस्कृति और भाषा के द्वारा सीखते हैं। तो यहाँ पे साथी जो है वो समाजीकरण का प्रमुख हिस्सा है, इसके द्वारा बच्चे सीखते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर B आंसर होगा। अब है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे निष्क्रिय नकलची के रूप में देखे जाते हैं, ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, ब्लैक बोर्ड से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने को अग्रसर होते हैं, केवल निष्क्रिय श्रोता होना चाहिए। तो यहाँ जो आपका आंसर होगा ये निगेटिव वर्ड है, ये आपका नहीं होगा। आपको ये चीज़ देखना है कि निगेटिव वर्ड यहाँ भी है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद ब्लैक बोर्ड से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने में, यहाँ पे वो फोटोकॉपी कर रहा है अर्थात उतार रहा है, ये भी नहीं होगा। आपका होगा कि ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, अर्थात एक्टिव है बच्चा जो है वहाँ पे
बाल केंद्रित कक्षा में बच्चा एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है और वह सक्रिय अन्वेषक की तरह कार्य करता है। अब अगला देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है? तो यह जो है सो कोहल वर्ग के द्वारा दी गई जो नैतिक विकास के चरण हैं उसमें 3 चरण के 2-2 उपचरण बताए हैं, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास कानून तय नहीं है अपितु समाज की भलाई के लिए बदला जाता है। तो यह गलत है। समाज के लिए एक कानून बना हुआ है कि आपको उस दायरे में रहना है, समाज की आपको जो भी रीति रिवाज हैं उसको आपको फॉलो करना है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपको दंडित किया जाएगा। अब है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करता है। जो लड़का है और लड़की है वो एक दूसरे के साथ मिलकर वो अच्छा बनना चाहता है, उसका भलाई करना चाहता है। तो ये कहीं ना कहीं आपको सही लग रहा है और आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा कि बच्चे जो होते हैं वो अच्छा बनने की हर संभव प्रयास करते हैं। वह किस तरह एक दूसरे के साथ काम करे, किस तरह एक दूसरे का हाथ बटाए और वह भलाई करे। देखते हैं अगला क्या है। इसके हम चरण आपको कई बार बता चुके हैं पिछली वीडियो में, इसलिए बार बार एक ही चीज़ को लिखाना अच्छा नहीं लगता है, वीडियो भी थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता है। अब है हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डैश बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पति और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं और जान सकते हैं। तो यहाँ पे जो हार्वर्ड गार्डनर हैं उन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत दिए हैं, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिए हैं। इसके अंतर्गत कई प्रकार के बुद्धि हैं, तो उसमें से एक है कि डैश बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पति और जीवों की विभिन्न प्रजाति की सुंदरता, अर्थात वनस्पति और जीव ये दोनों जो हैं ये प्रकृति से रिलेटेड, हमारा जो नेचर है उसके अंतर्गत वनस्पति और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचानना ये प्रकृति से रिलेटेड है। और जो प्रकृतिवादी होंगे वो इस चीज़ को भली भांति अध्ययन कर सकते हैं, जिनके पास प्रकृतिवादी बुद्धि हो। जैसे कि लेखक के पास प्रकृतिवादी बुद्धि होता है, वो जो अपनी रचनाएं लिखते हैं, जो वो कहानी लिखते हैं, कविता लिखते हैं, उनमें प्रकृति पे यदि वो है तो काफ़ी प्रकृति में गहराइयों से जाके उसका जो है वो विश्लेषण करते हैं। तो ऐसा जो गुण होता है, ऐसा जो बुद्धि होता है वो प्रकृतिवादी बुद्धि होता है। संगीतमय बुद्धि जिसका संगीत के क्षेत्र में बुद्धि है। और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होता है कि जिसमें जो स्वयं को पहचान सकता है और स्वयं के अपने आत्मबल से वो बहुत ज़्यादा विद्वान बन पाता है। तो अब है अगला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है वो बहुभाषावाद, एक का भाषावाद ये नहीं होगा, पाठ्यक्रम का मानकीकरण, मूल्यांकन का मानकीकरण। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आंसर होगा कि जो भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो बहुभाषावाद अर्थात अलग अलग भाषा अध्ययन करने की सिफारिश करती है। अब है, एक शिक्षिका यह धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती है, उनके अनुसार व्यवहार करती है। यह किसका उदाहरण है? तो यह जो उदाहरण है यह जेंडर
पक्षपात अर्थात जेंडर बायस का उदाहरण है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, एक होता है जेंडर होता है और एक होता है सेक्स और जेंडर। ये जो है ये लिंग है और यह जो है यह भी, इसका भी अर्थ होता है लिंग, लेकिन यह जो है यह जैविक संरचना है। सेक्स जो है यह जैविक संरचना है जिसके अंतर्गत मेल और फीमेल होते हैं, लेकिन जेंडर जो है यह समाज के द्वारा बनाई गई एक कुरीति है। एक कुरीति है कि यह लड़की है तो इस तरह की कपड़े पहनेंगे, वो ज़्यादा अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते हैं, वो देर शाम तक घर से बाहर नहीं रख, तरह तरह की जो है वो बाल बड़ा रखेगी। इस तरह की जितनी भी बातें हैं वो इस जेंडर में आता है और यह जेंडर हमारे द्वारा, आपके द्वारा अर्थात समाज के द्वारा बनाई गई एक कुंठाग्रस्त भावना है। लेकिन यहाँ पे लिंग जो है वो जैविक संरचना है, ईश्वरीय देन है, जिसके अंतर्गत मेल और फीमेल दोनों आते हैं। तो यह भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है और यह तो पूछता है कि जेंडर बायस जो है कि यदि कोई बच्चा रो रहा है तो उसके पिताजी उसे कहते हैं कि तुम क्यों रोते हो, तुम तो लड़के हो। तो यहाँ पर जो ये बात कही जा रही है वो जेंडर की ओर इशारा करता है। तो ऐसा हमारे समाज के अंदर नहीं होना चाहिए और हम सभी जो नए पीढ़ी के लोग हैं इन्हें हम सबको इस जेंडर से ऊपर उठ के बातें करनी चाहिए। तो अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति के आकलन को नहीं दर्शाती है। तो कौन सा जो स्थिति है वो आकलन को नहीं दर्शाती है। छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं और वहाँ कैसे पहुँचे। शिक्षक सीखने को सुसाधित करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है। रचनात्मक मूल्यांकन के कई तरीके जैसे सहकर्मी स्वमूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। तो आप जब भी CDP का पेडागोजी को जब भी आप सोल्व करते हैं तो वहाँ पे आपको निगेटिव जितना भी वर्ड है उसको आपको खोजना है। जैसे कि यहाँ पे तुलना करना, तो हमें किसी छात्रों के बीच लगातार तुलना करना नहीं है। तुलना करने से बच्चे का डिमोशन होगा, वह उसे यह लगेगा कि मैं उससे पीछे जा रहा हूँ और वो धीरे धीरे पीछे ही चला जाएगा, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, ना कि अपवर्ड डायरेक्शन में उसका विकास होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है। तो यहाँ पर जो होगा वो ऑप्शन नंबर C होगा कि प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार जो तुलना हमें नहीं करना है। लगातार तुलना करने से बच्चे का डिमोशन होगा, उसे अपने मन में एक भावना आ जाएगा कि मैं इतना पढ़ता हूँ फिर भी मैं पीछे जा रहा हूँ, तो वो भावनाओं से ग्रसित हो जाएगा और वो डिमोशन की ओर चला जाएगा। अब है अगला और आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन कि समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है। तो समावेशी शिक्षा जो है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सामान्य कक्षा में विशिष्ट बालक को भी पढ़ाया जाता है और वहाँ का जो व्यवस्था होता है वो काफ़ी लचीला होता है। आपका ऑप्शन नंबर A होगा कि समावेशी शिक्षा जो है वो विभिन्न प्रकार के बच्चों के लिए एक कक्षा के अंतर्गत, एक कमरा के अंतर्गत सामान्य और विशिष्ट दोनों बालक को साथ साथ बैठाकर
अध्ययन अध्यापन कराया जाता है। यह कक्षा काफ़ी लचीला होता है अर्थात बाल केंद्रित होता है। और हमारा जो शिक्षा व्यवस्था है, हमारी जो एनसीएफ है, एनसीएफ का कहना है कि हमें जो है शिक्षा जो देना है वो बिना बोझ का शिक्षा देना है, बिना बोझ का शिक्षा देना है। यह एनसीएफ का कहना है। तो यहाँ पर जो आपका होगा वो होगा लचीला शिक्षा शास्त्र। तो आज का यह सेट आपको कैसा लगा हमें आप ज़रूर बताइएगा। और आज के सेट के सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे दिए गए हैं, आप यहाँ से भी मिला सकते हैं। और यह सेशन आपको कैसा लगा आप हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आप तक तो हमारी वीडियो पहुंचे ही, साथ ही साथ आपके दोस्तों तक, मित्रों तक हमारी सभी वीडियो पहुंच सके। जो भी आपके दोस्त टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह काफ़ी हेल्पफुल होगा। और यदि आपके मन में सीटेट को लेकर कोई भी सवाल हो या फिर सुझाव हो तो आप हमें इस मेल पे मेल कर सकते हैं या हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख सकते हैं। मैं हर संभव आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास करूंगा। अभी फ़िलहाल हमारा CDP का कंप्लीट क्लास चल रहा है हमारे YouTube चैनल पे। इसके साथ ही साथ CDP मैथ और EVS इन सभी का अभी तक मैंने 12 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जो कि प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुए थे सीटेट दिसंबर 2022 में जो 21 में जो एग्ज़ाम हुए थे उसके जो भी क्वेश्चन हैं उसको मैं बारी बारी से करवा रहा हूं, जो कि आपकी जो एग्ज़ाम 2022 में होनी है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहां से सभी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर पिछली सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से भी हमारी सभी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। और हमारा यह सेशन आपको कैसा लगता है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अधिक से अधिक में लोगों में शेयर करें। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और अपनी तैयारी करते रहें नए जोश और जुनून के साथ, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही जल्द फॉर्म भराएगा और एग्ज़ाम ले लेगा।